ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है, चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो 7.5 का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो 7.5 पर ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो 7.5 का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए 7.5 इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं, और यह सामूहिक नहीं होगा बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है। जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। धनु लग्न राशि जिनकी है, जन्म के समय धनु लग्न अगर उदित हो रही है, तो आपके लिए 2023 कैसा रहने वाला है, करते हैं इसके ऊपर विस्तार से चर्चा। अगर मैं बात करूं धनु वालों के लिए इस वर्ष में, तो शनि आपके दूसरे से तीसरे भाव में आ रहे हैं, गुरु चतुर्थ में ही रहेंगे, फिर पंचम में जाएंगे, सूर्य बुध प्रारंभ में लग्न में ही है, केतु की स्थिति जरूर आय स्थान पे बनी रहेगी काफ़ी लंबे समय तक, और पंचम में राहु की। तो इस वर्ष की अगर बात सबसे पहले कैरियर की देखा जाए, ज़बरदस्त साल है धनु वालों के लिए, और विशेष करके वर्ष का जो प्रारंभ है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। शुरुआत में ही ढेर सारी खुशियाँ, मन प्रसन्न, आत्मविश्वास में वृद्धि, भाग्य का साथ, और कुछ मामलों में अप्रत्याशित आय का भी योग बन रहा है।
वर्ष के प्रारंभ में ही पद प्रतिष्ठा में वृद्धि आपके लिए, और कोई नई जिम्मेदारी जिससे आपकी ख्याति भी बढ़े और आपकी आय में भी वृद्धि हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वर्ष का जो मध्य भाग होगा उसमें स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा आपके लिए, लेकिन वो शुभता लिया ही होगा, उसमें कोई बहुत अशुभता नहीं है। और यह वर्ष जो है नई जिम्मेदारियां, आय में अप्रत्याशित वृद्धि, बचत भी होगी, करीबी लोगों पे, भाई बहन मित्रों पे आपका धन खर्च भी होगा और उनको आप खूब सहयोग भी करेंगे। तो बचत के लिए अच्छा साल है, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा साल दिखाई दे रहा है। वर्ष का प्रारंभ भी आपको कुछ नई चीज़ों को देगा, और वो चुनौती के रूप में नहीं होगा, अवसर के रूप में होगा। कई बार जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसमें चुनौतियां होती हैं कि चलिए अब आपको सिद्ध करके दिखाना है, आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, अब आप यू हैव टू प्रूव। यहाँ पर चुनौती नहीं है बल्कि अवसर है आपके लिए अच्छा अवसर आ रहा है, और यह आपके वृद्धि के लिए है। तो मुझे लगता है सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए, भाग्य का साथ बना रहेगा। कुछ मामलों में जब केवल शनि का प्रभाव होगा तो जरूर भाग्य पक्ष से टकराहट हो सकती है, लेकिन वर्ष का जो प्रारंभ है वो एक अच्छे भाग्य से शुरू हो रहा है। शनि की दृष्टि जरूर कुछ अवरोध उत्पन्न करने वाली होगी, लेकिन अप्रैल से जब गुरु भी आ जाएंगे तो गुरु लग्नेश भी और पंचम भाव में बैठ के उनकी भी दृष्टि जाने लगेगी। तो इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर के यह वर्ष का जो सारांश रहेगा वो भाग्य पक्ष आपके साथ रहने वाली है। परिश्रम का परिणाम मिलेगा, अच्छी नीयत से जो काम किए रहेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। व्यापार में वृद्धि का योग है, व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई नकारात्मक वर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। यह जो शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में जरूर कठिनाई आएगी। अगर मैं धनु वालों के लिए बात करूं कि सबसे सावधानी का क्षेत्र क्या है, तो वह 2 क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्र के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहला क्षेत्र जो है वो है शिक्षा। भ्रमित रहेंगे एजुकेशन के, गुरु आ भी जाएंगे, गुरु और राहु का योग भी बनेगा, तब भी कुछ न कुछ उतनी स्थिरता नहीं रहेगी, उतना कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, भ्रमित रहेंगे, कुछ रहे फिर उसके बाद कुछ और करने की सोचने लगेंगे। इस प्रकार की स्थिति जो है वो बन सकती है आपके लिए, तो थोड़ा वहाँ। और दूसरा, शनि की नीच दृष्टि भी जाएगी, तो कई लोगों की पढ़ाई छूट सकती है बीच में। गुरु के आने से कुछ राहत मिलेगा उसमें, जो नकारात्मक, क्योंकि शनि तुरंत कुंभ राशि में आ ही रहे हैं और राहु पहले से विराजमान है, तो अप्रैल तक तो एकदम से कई लोग हो सकता है परीक्षा छोड़ दें, एग्जाम के टाइम पर आत्मबल कमजोर हो जाए और आप छोड़ दें, एग्जाम छोड़ दें, या कहें कि नहीं ये गलत कर रहा हूँ, कुछ और करना है, स्कूल बदल दें, पैसे का नुकसान हो जाए, अशांति उत्पन्न हो मन में। तो मन को स्थिर रखना है, स्थिर भाव रखना है, घबराना नहीं है। कोई डिसीजन अगर पहले का लिए हुए हैं तो एकदम से अगर मार्च अप्रैल मई में कोई ख्याल आता है तो प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट मत करिए। इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि अगर पहले से आप किसी राह पर चल रहे हों और अचानक विचारों में परिवर्तन जनवरी फरवरी मार्च में आ रहा हो, तो उस दौरान उसको इम्प्लीमेंट मत करिए, बल्कि जनवरी से पहले जिस राह पे चल रहे थे उसी राह पर बेहतर और मजबूती से चलने का प्रयास करिए। उपचार बताऊंगा लास्ट में, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना होगा, अन्यथा कुछ लोगों की परीक्षा छूट सकती है, कुछ लोगों की पढ़ाई छूट सकती है, कुछ लोगों की पढ़ाई में बाधा रुकावट आ सकती है, कुछ लोगों के लिए अगर और ग्रह गोचर बहुत मजबूत है आपकी पर्सनल कुंडली में, दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो भी हो सकता है कि अपेक्षित मार्क्स नंबर ना प्राप्त हों। तो थोड़ा आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। उपचार के हिस्से में बाद में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। दूसरा जो क्षेत्र संवेदनशील है वो संतान प्राप्ति को लेकर के है, क्योंकि शनि की दृष्टि ऑलमोस्ट संतान नीच दृष्टि अगर हो गई तो नहीं होने देती है। और गर्भस्थ शिशु है तो भी ध्यान रखिए, जो महिलाएं गर्भवती हैं इस दौरान उनको ध्यान रखना होगा कुंभ में जनवरी के बाद से। और राहु की उपस्थिति है, शनि भी हैं, ऐसे में अप्रैल तक तो थोड़ी स्थिति डावाडोल रहे। अगर नए रूप से मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या सेकंड, जो भी अटेम्प्ट आपका हो, लेकिन बच्चा प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि उसको कम से कम, अब ऐसे तो शनि देखिए बने रहेंगे 2 साल, तो 2 साल का समय तो कठिनाई भरा रहने वाला है। लेकिन अगर बहुत आवश्यक हो और बहुत विलंब हो रहा हो तो सावधानी, उपचार, ज्योतिषीय हो, मेडिकल हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अप्रैल के बाद ट्राई करना चाहिए। अप्रैल से पहले का समय थोड़ा ज़्यादा अशुभ है। गुरु जब आ जाएंगे पंचम भाव में तो राहु का उपस्थित रहेंगे, शनि की दृष्टि रहेगी, लेकिन कम से कम 25
30% तो मामला आपके पक्ष में होगा, शुरू में तो 100% मामला आपके पक्ष में नहीं है। ऐसे में अगर स्थायी कुंडली में भी दोष है तब समस्या और बढ़ जाती है, लेकिन अस्थायी कुंडली पति पत्नी की दोनों की बहुत अच्छी हो तो वैसे में उतनी समस्या नहीं बढ़ती है। लेकिन गोचर का प्रभाव तो भाई पड़ता है तात्कालिक संतान की प्राप्ति में, दशांतर दशा चाहे किसी की चल रही हो, और अगर उसी में खराब ग्रह की दशांतर दशा, शनि राहु का की दशांतर दशा है, तब समस्या और बढ़ जाएगी। तो वो ये क्षेत्र जो है वो सावधानी रखने वाला है कि अगर संतान गर्भवती महिला हैं पहले से ही तो थोड़ा विशेष ध्यान रखें, अगर नहीं है प्लानिंग कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि अप्रैल के बाद प्लानिंग करिए, और बहुत जो है वो बहुत अधिक एज ना हो तो बेहतर हो कि कुछ समय अवॉइड ही किया जाए, कम से कम शनि राहु का जब तक प्रभाव रहे तो। अब बात कर लिया जाए स्वास्थ्य के मामले में। आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष कोई किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है। थोड़ी बहुत समस्या अगर होगी भी तो वो वर्ष के प्रारंभ के ही 2-3 महीनों तक रहेगी, उसके बाद उतनी समस्या नहीं रहेगी। अगर हेल्थ कोई इशू है तो वो समाप्त होने लगेगा। शुरू में ज़रूर थोड़ी बहुत परेशानी आप महसूस कर सकते हैं स्वास्थ्य के मामले में। अच्छा, धनु वालों के लिए जो मुख्य मार्केस हैं वो शुक्र हैं, और सहायक जो हो जाते हैं वो शनि हो जाते हैं और बुध हो जाते हैं। बुध तीसरे नंबर के मारक होते हैं, बहुत अधिक मारक हैं नहीं धनु वालों के लिए। कई जगह लोग सप्तमेश को मान लेते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है धनु वालों के लिए। तो अगर इनकी दशा अंतरदशा चल रही हो तो भाई विशेष सावधानी रखनी चाहिए, गोचर में ग्रह कहीं भी हो। और अगर उस समय गोचर में ग्रह कहीं लग्न को ना देख रहे हों, लेकिन इस साल आपके लिए अच्छी बात यह है कि अप्रैल से पहले तो गुरु लग्न को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अप्रैल के बाद उनकी नवम दृष्टि जाएगी आपके लग्न स्थान पर, तो इसलिए दशा अंतरदशा भी खराब होगी। और चूंकि अष्टम भाव किसी खराब, अष्टम और लग्न किसी खराब प्रभाव में किसी खराब ग्रह के नहीं है, इस कारण स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या आने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। अब ये नहीं कह सकता कि कुछ होगा ही नहीं जो धनु लग्न के जातक हैं उनके लिए पूरे साल में, लेकिन हाँ समस्या होने की संभावना कम है थोड़ी। ये जो लग्न राशि है ये कम संवेदनशील है स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य सामान्य रूप से बेहतर रहेगा, अप्रैल के बाद और बेहतर रहेगा। मानसिक चिंता जरूर कुछ लोगों को परेशान कर सकती है, कुछ बुरे सपने से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, और मन मस्तिष्क बेचैन रहे इसकी समस्या जरूर कुछ हद तक पूरे वर्ष पर्यंत लगभग लोगों को परेशान करेगी। विशेष करके अगर राहु या केतु की दशा अंतरदशा हुई तो यह परेशानी आपको थोड़ी अधिक महसूस हो सकती है। उपचार के भाग में बात करूंगा किस प्रकार इसको करें, कंट्रोल करें। जहाँ तक निवेश और संपत्ति की बात है उसके लिए यह इस वर्ष का जो पहला हिस्सा है वो भी बेहतर है और दूसरा हिस्सा सामान्य है। पहला हिस्सा बेहतर है अप्रैल तक का समय, अप्रैल के बाद का जो समय है वो सामान्य है। उसमें अगर आप संपत्ति लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। कोई ज़बरदस्त योग तो अप्रैल तक ही है खरीदने के लिए, और उसके बाद का योग सामान्य है, बहुत उसमें उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी लेते समय जब आप बुकिंग कर रहे हो, रजिस्ट्री करा रहे हो, बुकिंग कर रहे हो, रजिस्ट्री तो नहीं, बुकिंग कर रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो, तो इस 3 के समय मुहूर्त अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सामान्य व्यक्ति के जीवन में एक आध बार ही होती हैं। बड़े लोग भी मकान बार बार नहीं बदलते, एक बार ही लेते हैं। तो इन चीज़ों को अगर देख लिया जाए बेहतर तरीके से पहले ही तो वो थोड़ा सा राहत देने वाला हो जाता है। अब विवाह इत्यादि की बात किया जाए, विवाह के लिए और प्रेम संबंधों के लिए तो थोड़ी जैसे कहते हैं ना कि प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन क्यूरियोसिटी रहेगी, उत्सुकता रहेगी कि नए संबंध जो है वो बने, पनपें, तो यह भाव बहुत अधिक रहेगा। प्रेम संबंध प्राप्त हो इसकी संभावना उतनी अच्छी नहीं है, तो एक रिश्तों की प्यास रहेगी मन में, इच्छाएं बहुत जागृत हो सकती हैं आपकी। और विवाह जो लोग स्थिरता चाह रहे हैं उनके लिए वर्ष का पहला हिस्सा, फिर मध्य के बाद का हिस्सा और अंतिम हिस्सा, ये तीनों हिस्सा विवाह के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। और तो आपका और बाकी जो समय है वो सामान्य है, नकारात्मक प्रभाव में कोई ग्रह नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी ग्रह का और विवाह नहीं होगा। हाँ, निर्णय लेते समय जैसा मैंने कहा कि थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी, जल्दबाजी रहेगी संबंधों को लेकर के। तो अगर किसी मतलब जैसे अरेंज मैरिज में जा रहे हैं या कहीं
अपने लिए वर या कन्या देख रहे हैं, लड़का या लड़की आप पसंद कर रहे हैं, तो उकताहट में मत करिएगा। उस आवेश को, उस घबराहट को, उस छटपटाहट को आगे मत आने दीजिएगा। थोड़ा स्थिर भाव से अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसमें स्थिरता रहेगी। लेकिन विवाह के लिए शुभ समय वर्ष का प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों हिस्सा बना रहा है, और बाकी भी समय सामान्य है। किसी क्रूर ग्रह, खराब ग्रह की दृष्टि और प्रभाव नहीं है। हाँ, मंगल जब मिथुन में हो तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसमें भी प्रेम संबंध का योग आपके लिए बन जाएगा, प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह वर्ष संबंधों के लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों में थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी शांति के साथ काम लेना है। धन संपत्ति अच्छी मात्रा में आएगी, प्यास नहीं बुझेगी, आय खूब होने वाली है, बचत अच्छी होने वाली है। स्वास्थ्य के लिए सामान्य वर्ष है, भाग्योदय होने वाला है और नए अवसर दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो इस वर्ष को आप 70 से 80% दे सकते हैं धनु वालों के लिए। अब बात करते हैं उपचार के लिए। मन, जैसा मैंने कहा, बेचैन रहेगा, एंग्जाइटी बढ़ी रहेगी, रातों में नींद नहीं आएगी। तो एक तो हैबिट डाल लीजिए कि रात में हमेशा जो भी आपका देव स्थान हो कहीं भी, तो एक जोत जला करके, एक दीपक जला करके जो है वो सोने की आदत डालिए। सोने से पहले एक भगवान के यहाँ को, जो जिस ईश्वर में आपकी आस्था हो, एक जोत जलाया करिए। क्योंकि अग्नि जो है अपने आप में प्रत्यक्ष देव हैं, तो अपने आप में ही वो बहुत सी चीज़ों के समन करने वाले हैं। और वेदों में तो अग्नि को ही सबसे अधिक महत्व दे दिया गया है भी सही। प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये प्रत्यक्ष देव हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो अगर इन तत्वों को साध लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अग्नि जरूर प्रज्वलित करिए। अब अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखूं तो थोड़ा सा उसमें लौंग और कपूर की मात्रा डाल करके और अगर जो जलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। राहु की अंतर्दशा होगी तो निद्रा की समस्या बढ़ सकती है, अशुभ सपने भी आ सकते हैं, तो उससे वह थोड़ा दूर होगा। माँ काली के ज़्यादा परेशानी होगी तो अर्गला स्तोत्र का, अन्यथा तो जो दुर्गा सप्तश्लोकी है उसका पाठ आप नियमित किया करें। उससे क्या है कि मन भी शांत रहेगा, संतान से संबंधित कोई दिक्कत होगी उसमें भी आपको ठीक रहेगा, निर्णय शक्ति बेहतर होगी। और हरी चीज़ों का प्रयोग अधिक करिए, फ्रूट का, जूस का, सब्जियों का। पार्क में थोड़ा सा टहलने की हैबिट बनाई। पहले के लोग इसीलिए ज़्यादा बेहतर होते थे, उनकी एनर्जी बैलेंस होती थी, क्योंकि वो प्रकृति के साथ समय देते थे तो एनर्जी बैलेंस होती थी। अब का जो जीवन है वो फ्लैट सिस्टम, बंधे हुए हैं, गाड़ी में भी धूप नहीं लग रहा, हवा ताज़ी नहीं लग रही, कमरे में भी फ्लैट में बंद है, एसी में चल रहे हैं, कहीं ग्रीनरी नहीं है, पानी का से संपर्क नहीं हो रहा है। तो हमारे जो तत्व हैं, जो प्राकृतिक जो एनर्जी, जो ग्रहों से संबंधित जो एनर्जी का जो तत्व है वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, तो बहुत सी चीज़ों की कमी होने लगती है। तो आधी समस्या आपकी इसी से ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा मेडिटेशन भगवान गणेश के नाम से आप करते रहेंगे, क्योंकि यही एक क्षेत्र है जहाँ थोड़ी सी समस्या आपके लिए दिखाई दे रही है कि मन अशांत रहे, निद्रा की समस्या हो और कुछ गलत निर्णय इतने शुभता के बावजूद हो जाएं। तो उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन, माँ काली के अर्गला स्तोत्र का ज़्यादा शुभता हो रही हो तो, और अन्यथा दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ, और शाम के समय थोड़ा एक जोत जो है वो कपूर और लौंग के साथ आप जलाएं। यह आपके जीवन में शुभता को और बढ़ा देगा। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए, आपके लिए, कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।